नमस्कार। कभी सोचा है कि जो भारत आज हम देखते हैं उसकी नींव कैसे रखी गई? चलिए आज उस कहानी को समझते हैं। एक ऐसा सफर जो लगभग 200 साल लंबा था और जिसे कुछ खास कानूनों ने शक्ल दी। तो इस कहानी को हम 4 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी पर काबू पाया गया, फिर कैसे सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश ताज के पास पहुंच गई। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे भारतीयों को धीरे धीरे अपनी बात कहने का मौका मिला, और आखिर में वो कौन सा कानून था जो हमारे अपने संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट बना। तो ये है वो टाइमलाइन जो हमारे इस सफर के सबसे जरूरी पड़ावों को दिखाती है। हर तारीख एक मील का पत्थर है जिसने भारत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी सरकार से नहीं बल्कि एक कॉरपोरेशन से होती है। जी हां, ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए, एक कंपनी इतनी ताकतवर हो गई थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को दखल देने पर मजबूर होना पड़ा। और समस्या बिल्कुल सीधी थी। एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो अब पूरे उपमहाद्वीप को चला रही थी, और वो भी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के साथ। तो सवाल ये था कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। और इस सवाल का जवाब इस दस्तावेज से शुरू हुआ। ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश संसद की पहली बड़ी कोशिश थी कंपनी की बेलगाम ताकत पर लगाम लगाने की। तो इस एक्ट ने किया क्या? इसने प्रशासन को सेंट्रलाइज करने की नींव डाली। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल का टाइटल दिया गया, और कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को पहली बार ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाया गया। और तो और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित किया गया। देखिए, पावर के सेंट्रलाइजेशन का ये सिलसिला बस यहीं नहीं रुका। 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने, फिर 1833 तक ये पूरे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए, और 1858 आते आते ये पद वाइसरॉय का हो गया, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। मतलब पावर लगातार एक ही केंद्र में सिमटती जा रही थी। चलिए अब कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं। एक ऐसा मोड़ जब एक विद्रोह की आग ने सब कुछ बदल कर रख दिया और ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। 1857 ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस विद्रोह का असर इतना जबरदस्त था कि इसका एक ही हल निकला: ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म कर देना। और ये फ्लो चार्ट ये दिखाता है कि नई व्यवस्था कैसी थी। अब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन से आ रही थी। भारत अब कोई कॉरपोरेट एसेट नहीं था, बल्कि सीधे लंदन से शासित होने वाली एक कॉलोनी बन चुका था। तो हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई। एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। और गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। मतलब भारत अब आधिकारिक तौर पर एक कॉलोनी था। तो ठीक है, अब डायरेक्ट रूल तो स्थापित हो गया, लेकिन अगला सवाल यह था कि इस शासन में भारतीयों की क्या भूमिका होगी? क्या उन्हें भी अपनी बात रखने का कोई मौका मिलेगा? इसकी शुरुआत हुई 1861 और 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से। इन कानूनों ने पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉमिनेट होने का मौका दिया। हाँ, ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। सलाह मशवरे के लिए जगह तो बनी, लेकिन कानून बनाने की असली ताकत अब भी पूरी तरह से अंग्रेजों के ही हाथ में थी। और फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के साथ एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई: कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत। मतलब एक खास धर्म के लोग सिर्फ अपने ही धर्म के उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। इससे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो मिला, लेकिन इसने राजनीतिक विभाजन के बीज भी बो दिए। फिर आया 1919 का एक्ट, और उसके साथ डायरकी यानी दोहरा शासन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसे ऐसे समझिए, प्रांतों में सरकार को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि फिनांस, पुलिस, ये सब गवर्नर के सीधे कंट्रोल में थे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। ये स्वशासन की तरफ एक आधा-अधूरा कदम था। तो अब हम पहुंचते अपने आखिरी पड़ाव पर। ये वो दौर है जब दशकों की कमीशन, कॉन्फ्रेंस और मांगों के बाद ब्रिटिश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत कानूनी ढांचा पेश किया। हाँ, 1935 के एक्ट तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं था। 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसका जोरदार बहिष्कार हुआ। 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने एक संविधान का ड्राफ्ट पेश किया। फिर 1930 से 32 तक लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। मतलब माहौल पूरी तरह से चार्ज था,
और भारतीय लीडर्स अब अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। और इन सब का नतीजा क्या निकला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं था, ये बहुत बड़ा था। इसमें पूरे 321 सेक्शंस थे, 321 सेक्शंस और साथ में 10 शेड्यूल भी। सोचिए, उस वक्त तक ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया ये सबसे लंबा एक्ट था। असल में ये एक्ट आज़ाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट साबित हुआ। इसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट की स्थापना की। इसने प्रांतों में डायरकी खत्म करके उन्हें स्वायत्तता दी और सबसे जरूरी, इसने शक्तियों को फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट में बांटा। के आप कह सकते हैं दो बड़े खंभे थे। पहला, प्रांतों को अब पहले से कहीं ज्यादा आज़ादी यानी प्रांतीय स्वायत्तता मिलेगी, और दूसरा, एक अखिल भारतीय महासंघ बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें सब एक साथ होंगे। और एक बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया। वोट देने का अधिकार, जो पहले सिर्फ 50 लाख लोगों के पास था, उसे बढ़ाकर 3.5 करोड़ कर दिया गया। मतलब देश की लगभग 10% आबादी अब वोट डाल सकती थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन था। ये जो ताकत दी जा रही थी ना, वो एक तरह से बस दिखावा थी। भारतीय नेताओं को बहुत जल्द समझ में आ गया कि हर अधिकार के साथ कई शर्तें जुड़ी हैं, और उन सब शर्तों की चाबी तो अंग्रेजों ने अपने ही पास रखी है। तो एक तरफ तो कहा गया कि हाँ, आपको प्रांतीय स्वशासन मिलेगा, आपके अपने मंत्री होंगे, लेकिन दूसरी तरफ असलियत ये थी कि वॉयसराय के पास किसी भी कानून को रोकने की वीटो पावर थी। रक्षा और विदेश जैसे बड़े मामले पूरी तरह से उनके हाथ में थे, और तो और वो जब चाहें किसी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकते थे। यहां तक कि देश के बजट का 80% से ज्यादा हिस्सा भी उन्हीं के कंट्रोल में था। अंग्रेजों ने खुद भी इस बात को माना। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के एक नेता ने तो साफ साफ कहा था कि ये वायसराय ही पूरी व्यवस्था के धुरी है। मतलब सारी ताकत आके एक ही जगह रुक जाती थी, वायसराय पर। चलिए अब इस एक्ट के दूसरे बड़े वादे पर आते हैं, एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने का वादा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसकी बुनियाद ही बहुत कमजोर थी। देखिए, पूरे भारत को एक करने का ये प्लान इस बात पर टिका था कि 600 से ज्यादा रियासतों के राजा महाराजा अपनी मर्जी से इसमें शामिल होंगे, और यही इस पूरे फेडरेशन प्लान की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि जानलेवा कमजोरी बन गई। वो कभी माने ही नहीं। और इस प्लान को लेकर विवाद क्यों था, वो भी समझिए। जो फेडरल असेंबली बननी थी, उसमें 1/3 सीटें रियासतों के लिए थीं, लेकिन इन सीटों पर प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने नहीं जाने थे, बल्कि राजा महाराजा उन्हें खुद चुनकर भेजते। मतलब 1/3 असेंबली पर जनता का कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो फिर इतने सारे पेंच और इतनी सारी खामियों वाले इस कानून पर लोगों की क्या राय थी, इसे कैसे देखा गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इसे साफ साफ खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से सड़ा हुआ, मौलिक रूप से बुरा और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने इसे आज़ादी की तरफ एक कदम नहीं, बल्कि गुलामी का एक नया चार्टर कहा। और हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटेन में भी इसकी आलोचना हो रही थी, लेकिन बिल्कुल उल्टी वजह से। विंस्टन चर्चिल जैसे कट्टर साम्राज्यवादी कह रहे थे कि ये एक्ट भारतीयों को बहुत ज्यादा ताकत दे रहा है। तो एक ऐसा एक्ट जो राजनीतिक तौर पर पूरी तरह फेल हो गया, जिसे लगभग किसी ने पसंद नहीं किया, उसकी विरासत इतनी उलझी हुई और इतनी गहरी कैसे हो सकती है? और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये फेल हुआ एक्ट जिसे सबने नकार दिया, वही एक्ट आगे चलकर भारत और पाकिस्तान दोनों नए देशों के लिए एक तरह से अंतरिम संविधान बन गया। इसका बहुत बड़ा हिस्सा बाद में भारत के संविधान में शामिल किया गया। लेकिन इतनी सारी बातों के बावजूद भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के लिए ये खोखला वादा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में क्या खूब कहा था? ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो सब हैं, पर इंजन ही नहीं है। मतलब ये स्वशासन का दिखावा जरूर कर रहा था, पर असली पावर वो अभी भी लंदन में ही थी। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये आखिरी ब्लूप्रिंट एक बिना इंजन वाली कार थी, तो फिर भारत को अपनी खुद की गाड़ी बनाने और ड्राइवर सीट पर बैठने के लिए क्या करना पड़ा? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब अगले दशक के इतिहास ने दिया।